नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बेहद ही गहरे, फिलोसॉफिकल और सच कहें तो पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं। आज का ये पूरा विश्लेषण असल में जीवन की उस यात्रा के बारे में है जो बाहर की दुनिया से शुरू तो होती है, लेकिन हमारे अपने भीतर जाकर खत्म होती है। हमारे स्रोत सामग्री के आधार पर हम उस प्राचीन ज्ञान को डिकोड करेंगे जिसे उपनिषद कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले सवाल से। हु आर यू, यानी हम आखिर हैं कौन? देखा जाए तो ये सवाल सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हमारी आज की पूरी कहानी और हमारी स्रोत सामग्री के बिल्कुल सेंटर में बसा हुआ है। ये वो सवाल है ना जो हमारी बाहरी पहचान, हमारी नौकरी, हमारे बैंक बैलेंस और हमारे नाम से बहुत परे जाकर हमारी असली पहचान को खंगालता है। भाग 1, युगों का टकराव। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें हम जी रहे हैं। इसे समझने के लिए एक ही छत के नीचे रहने वाले पिता और पुत्र के बीच का ये वैचारिक टकराव बहुत कुछ बयां कर देता है। बेटे नरेंद्र को लगता है कि भाई संस्कृत तो एकदम बैलगाड़ी युग की भाषा है जो आज के टाइम में पूरी तरह से आउटडेटेड है, क्योंकि इससे कोई नौकरी या रोजगार तो मिलने वाला है नहीं। वहीं दूसरी तरफ पिता गौरीशंकर हैं। सोचिए, जब सरकार उन्हें संस्कृत की सेवा के लिए एक बड़ा पुरस्कार देना चाहती है तो वो उसे ये कहते हुए ठुकरा देते हैं कि उन्होंने संस्कृत पे कोई उपकार थोड़ी किया है, बल्कि संस्कृत ने उन पे काम किया है। पिता के लिए ये कोई धूल खाती हुई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि एक बेहद गर्व करने वाली जीवंत धरोहर है। और यहीं पर यह वैचारिक मतभेद एक बहुत ही तीखे मोड़ पर आ जाता है जब बेटा अपने असफलता का सारा दोष अपनी प्राचीन धरोहर पे मढ़ने लगता है। तो पिता एक बेहद ही शक्तिशाली चुनौती पेश करते हैं। वो सीधे पूछते हैं, तुम्हारे अपने होने या ना होने का क्या रेलेवेंस है? जो तुम कर रहे हो उसकी क्या प्रासंगिकता है? ये सिर्फ एक पिता का गुस्सा नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो हमारी आज की अंधाधुंध दौड़ भाग पर सवाल उठाता है कि भाई अगर इंसान को खुद ही की ही प्रासंगिकता नहीं पता तो इस बाकी सारी भागदौड़ का मतलब ही क्या है? भाग 2, उपनिषदों की परिभाषा। इसी वैचारिक उथल-पुथल के बीच एक विदेशी छात्र भारत दर्शन और कहीं ना कहीं खुद को समझने की चाह में एक भारतीय गुरु के पास आता है, और यहीं से उपनिषद का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ एकदम साफ होना शुरू हो जाता है। उपनिषद का मतलब कोई क्लासरूम लेक्चर नहीं है। इसका मतलब है गुरु के चरणों में ज्ञान की गहरी अभिलाषा से बैठना। ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, ये एक समर्पण है। ये उस ज्ञान को पाने की एक गहरी तड़प है जो किताबों के पन्नों में नहीं मिलती, बल्कि गुरु के अनुभव और उनके सानिध्य में बसती है। यहाँ गुरु उस छात्र से इंग्लिश में एक बहुत ही पते की बात कहते हैं, यू मस्ट नो योरसेल्फ बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स। मतलब बाकी कुछ भी जानने से पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है। गुरु बड़े ही सहज तरीके से समझाते हैं कि अगर भारतीय मानस को समझना है तो उपनिषद कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में कुछ कंपल्सरी सवाल होते ना जिन्हें सॉल्व किए बिना कोई पास हो ही नहीं सकता, बस इंसान के मन के लिए उपनिषद वैसा ही एक अनिवार्य प्रश्न है। भाग 3, ज्ञान की कीमत। लेकिन क्या ये ज्ञान इतनी आसानी से मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। गुरु उस विदेशी छात्र के सामने जो शर्तें रखते हैं वो आज के कमर्शियल एजुकेशन सिस्टम से एकदम उल्टी हैं। छात्र को गुरु के घर में ही एक परिवार के सदस्य की तरह रहना होगा। जो रूखा सूखा भोजन मिलेगा वही खाना होगा। और सबसे बड़ी बात, नो नोटिफिकेशन, नो एंटरटेनमेंट। कोई मोबाइल नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। और इस सब के बाद भी न तो कोई डिग्री मिलेगी न कोई सर्टिफिकेट, और जॉब की गारंटी तो भूल ही जाइए। ये आज के ट्रांजैक्शनल या लेन देन वाले माइंडसेट पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। ज्ञान के इस रास्ते पर सीधा सा उसूल है, देयर आर नो शॉर्टकट्स। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। परम सत्य की खोज में आधुनिक जीवन के सारे डिस्ट्रैक्शंस, सारी सुख सुविधाओं और मन को भटकाने वाली चीजों को पूरी तरह से कट ऑफ करना पड़ता है। ये कोई 2 महीने का क्रैश कोर्स नहीं है, ये खुद को पूरी तरह से मिटाकर फिर से गढ़ने की एक लंबी प्रक्रिया है। भाग 4, आंतरिक यात्रा। अब सवाल यह है कि जब कोई छात्र इतनी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो ही जाता है, तब असल में होता क्या है? देखिए, इंसान हमेशा अपने सवालों के जवाब बाहरी दुनिया में खोजता आया है। कभी माइक्रोस्कोप से बहुत ही सूक्ष्म चीजों को देखकर, तो कभी बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाकर ब्रह्मांड को देखकर। लेकिन उपनिषद उस इंसान की बात नहीं करते जो बाहर देख रहा है, वो उस इंसान की बात करते हैं जो देख रहा है। बाहरी दुनिया की खोज से भौतिक विकास जरूर हो सकता है, लेकिन इंसान के भीतर जो डर है, जो दुख और भ्रम है, उसका परमानेंट समाधान तो केवल आंतरिक खोज यानी इंटरनल सर्च से ही मिल सकता है।
गुरु एकदम साफ कर देते हैं कि बिना अपने भीतर को जाने बाहरी दुनिया के दुखों का कभी दी एंड हो ही नहीं सकता। इंसान लगातार दुख, डर और बंधनों से मुक्ति पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। उपनिषद मनुष्य के भीतर उमड़ रही इसी विडंबना, इसी कॉन्फ्लिक्ट का अल्टीमेट जवाब है। यही सत्य और असली सुख की वास्तविक खोज है। भाग 5 शाश्वत मानवीय संघर्ष। चलिए अब इस प्राचीन दर्शन से लौटकर वापस अपनी मॉडर्न दुनिया में आते हैं, जहां नरेंद्र अपने थिएटर में एक गजब का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो शेक्सपियर के मशहूर पश्चिमी नाटक रोमियो एंड जूलियट को कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के स्टाइल में स्टेज करने का फैसला करता है। वो अपने एक्टर्स से कहता है कि भाई, तुम रोमियो और जूलियट के डायलॉग तो बोलोगे, लेकिन प्राचीन भारतीय कपड़े जैसे धोती पहनकर। उसके कलाकार इस बात का कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन नरेंद्र इसके जरिए एक बहुत ही गहरी बात साबित करना चाहता है। नरेंद्र का एक सीधा सा सवाल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कॉस्ट्यूम बदल जाने से नाटक की आत्मा बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। नरेंद्र को यह एहसास हो जाता है कि अलग अलग युग, भाषाएं और तकनीकें, ये सब तो सिर्फ कॉस्ट्यूम्स हैं। इंसान की जो मूल भावनाएं हैं, उसका प्यार, उसका डर, उसका संघर्ष, यानी नाटक की जो आत्मा है ना, वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। बस इसी एहसास के साथ नरेंद्र एक नए नाटक का कॉन्सेप्ट तैयार करता है, जिसका नाम वो रखता है द ग्रेट इंडियन थिएटर। उसे समझ आ जाता है कि उपनिषद कोई पुरानी या आउटडेटेड चीज नहीं है। हजारों सालों से चली आ रही इंसान की कहानी का स्टेज वही है, उलझने वही हैं, किरदार भी वही हैं, सिर्फ कॉस्ट्यूम और नाम बदल रहे हैं। जो कल था वो आज भी है और वही कल भी रहेगा। भाग 6 अंतिम प्रासंगिकता। इन दोनों पैरेलल कहानियों, मतलब एक प्राचीन और एक आधुनिक, इनके मिलने पर जो विडंबना सामने आती है ना, वो सच में बहुत ही खूबसूरत है। एक ही सत्य तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ वो पारंपरिक पिता हैं जो वीकेंड पर लोगों को उपनिषदों पर प्रवचन दे रहा है, और दूसरी तरफ वही मॉडर्न बेटा है जो शुरुआत में तो प्राचीन ज्ञान को बेकार मानता था, लेकिन अब वो खुद उसी उपनिषद पर एक साइकोलॉजिकल और मॉडर्न नाटक डायरेक्ट कर रहा है। दोनों अपने अपने नजरिए से दुनिया को वही एक प्राचीन ज्ञान परोस रहे हैं। नरेंद्र अपने नाटक के जरिए साबित कर देता है कि हमारे भीतर की दुनिया भी उतनी ही रहस्यमयी, रोमांचक और विशाल है जितनी कि बाहर चमकते सितारों की दुनिया। जब तक हम दूरबीन और माइक्रोस्कोप को साइड में रखकर खुद के भीतर नहीं झांकते ना, तब तक हम जीवन के असली रोमांच को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। और अंत में हमारी ये चर्चा हमें उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां से हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत गहरा चिंतन छोड़ती है। अपने सुख और अपने दुख का रचयिता कौन है? क्या हम हमेशा इसके लिए बाहरी दुनिया, हालात और लोगों को ही दोष देते रहेंगे, या कभी अपने भीतर झांककर खुद से ये सवाल पूछने की हिम्मत भी जुटाएंगे? इसी विचार के साथ स्रोत सामग्री का हमारा ये गहरा विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। इस सफर में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।